एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंडर ज्ञान प्रो में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता के ये जो नगर जैसे बने थे, जो जिस तरीके से बनाए गए थे, उसके बारे में हम एक छोटे से चित्र के माध्यम से समझे थे, जिसमें ये राजा महल था, सभागार है, ये श्रमिक आवास है, श्रमिक आवास, आवासों के जो द्वार थे वो सड़कों पे न होके पीछे गलियों में खुलते थे। और ये सड़कें थी, ये राजपथ है, मेहराबदार नालियां होती थी, सड़कों के किनारे नालियां होती थी, जिसमें ऐसे ही गड्ढे बनाए जाते थे, जिसमें जो नालियों का जो ठोस अवशिष्ट होता था वो यहाँ पे जम जाता था, जिसे ढक्कन के माध्यम से खोल के निकाल लिया जाता था और एक अन्नागार प्राप्त हुआ था। जिसमें भी उस समय की वास्तुकला का बहुत ही उन्नत स्वरूप देखने को मिलता है। उस समय के लोग कितने विद्वान थे ऐसा जानने को मिलता है, क्योंकि इसकी जो दीवारें थी वो जिप्सम से पेंटेड थी, और जिप्सम जो होता है वो नमी को सोख लेता है, और नमी जो कि अनाज को खराब कर देती है, जिसे ही यह सोख लेता था जिप्सम। इस वजह से इसकी जो दीवारें थी वह जिप्सम से पेंटेड थी। यहाँ पे R37 कब्रिस्तान मिलता है, जो वो राजा भवन से ऊपर की तरफ, और एक वृत्ताकार चबूतरा मिलता है। तो यहाँ तक पिछली क्लास में हमने ये जो सड़कों के किनारे प्रकाश स्तंभ भी लगाए जाते थे, जिसमें चांदी से प्लेटेड होती थी, और इसमें मसाल वसाल जो भी जलाए जाते होंगे। तो इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे उनके नाम किस प्रकार से पड़े हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हड़प्पा का सभ्यता जो था उससे पहले वो जो स्थान था वो उचवा के टीले नाम से प्रसिद्ध था, लेकिन बाद में जॉन मार्शल ने उसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। तो ये सारी चीजें पढ़ी कैसे, बहुत ही मजेदार चीजें आगे आपके सामने आने वाली हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार पहले ही बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे ही आप हमारे ज्यादा नए वीडियोस जल्दी के नोटिफिकेशन पहले पाएंगे। तो आज हम उन्हीं कुछ विशेष नामों के बारे में जानेंगे कि उनके नाम कैसे पड़े, उनसे क्या अर्थ होते हैं। जैसे हमारे ही नाम है तो उसमें भी अर्थ होते हैं। जैसे अगर कोई नाम अभिषेक है तो अभिषेक का क्या मतलब होता है? अर्पित करना, दुग्धाभिषेक, रक्ताभिषेक, या भी जो भी। ऐसे ही जो हड़प्पा सभ्यता है उनके भी स्थल जो है उनके नाम रखे गए उनकी विशेषताओं के आधार पे। तो आज हम उन्हीं कुछ स्थलों के नाम जानेंगे कि वो पड़े कैसे। तो सबसे पहले है उचवा का टीला। आज हम सभी जानते हैं इसे हड़प्पा नगर के नाम से। ये जो उचवा का टीला है इसे ही हड़प्पा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये हड़प्पा नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो जो ये हड़प्पा है, हड़प्पा इसकी स्पेलिंग जो होती है इंग्लिश में HARAPPA। ऐसे तो ये बहुत ही नॉर्मल नाम लग रहा है हड़प्पा, लेकिन अगर हम इसे बांट दें, अब इसके विशेष नाम दिखने लगेंगे आपको। यहाँ पीए से हमारा तात्पर्य पाकिस्तान से,
ये जो दूसरा वाला पी है इसका मतलब है पंजाब। आरे से रावी नदी, और एच से होता है हरियूपिया। अब जरा आप ध्यान से देखिए इसे, तो ध्यान से देखने पे आपको कुछ तो क्लियर हो ही रहा होगा कि ये है क्या। पाकिस्तान, पंजाब, रावी नदी, हरियूपिया, तो इसका सीधे सीधे तार जोड़ते हैं ऐसे। पाकिस्तान, अधिशासी पंजाब, यानी पाकिस्तान में जो वर्तमान में जो पंजाब है वहां पे रावी नदी के तट पे एक ऐसा स्थल जहां से हरियूपिया मिलता है। हरियूपिया, यहाँ पे हरियूपिया का मतलब मैं अभी आपको बता रहा हूं। हरियूपिया हरियूपिया दोस्तों, इसका अर्थ होता है अग्निकुंड। अग्निकुंड, तो जैसे आपको पीछे चित्र में याद होगा, राजा भवन से ऊपर मैंने बनाया था R37 का जो कब्रिस्तान था, उसके बगल में ये अग्निकुंड। तो अग्निकुंड के साथ जिस स्थल से मिलते हैं, जो रावी नदी के तट पे है, बाएं तट पे, और पाकिस्तान अधिशासी पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित तो ऐसा स्थल जहां से हरियूपिया के साथ मिलते हैं, वही हड़प्पा स्थल है। तो समझ में आया होगा अभी मैंने आपको क्या बताया है। पाकिस्तान अधिशासी पंजाब प्रांत के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित स्थल जहां से हरियूपिया के साक्ष्य मिलते हैं, वही है हड़प्पा। तो इतना अब समझ में आ गया हो, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट नाम है वह है मोहनजोदड़ो। इसमें कुछ के नाम आप जानते होंगे, कुछ के नाम आप नहीं जानते होंगे, तो अच्छा यही होगा कि आप इसे नोट कर लें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो एक अरबी शब्द है, सॉरी सिंधी शब्द है। मोहनजोदड़ो एक सिंधी शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह अरबी शब्द, सिंधी शब्द है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, मतलब ऐसा क्षेत्र जिसके प्रत्येक टीले से नरवशेष के साक्ष्य मिलते हो, यानी मृतकों के अवशेष मिलते हो, वही कहलाया मोहनजोदड़ो। जिसके प्रत्येक टीले से मृतकों के साक्ष्य मिलते हो, जो कि सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी इसके प्रत्येक टीले से मृतकों के साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया मोहनजोदड़ो। इसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा का सामान्य अर्थ आप सभी जानते होंगे। इसका अर्थ होता है काली अर्थात काला रंग, और बंगा का मतलब होता है चूड़ियां। तो यह ऐसा सैन्य स्थल था जहां से
हमें अधिक से अधिक मात्रा में काली चूड़ियां मिली है, यहाँ से अन्य सौंदर्य प्रसाधन से सामग्रियां भी मिलती हैं, बस यहाँ से सीसा और मनके की माला नहीं मिलती है। तो एक ऐसा स्थान जहाँ से सौंदर्य सामग्रियां मिलती है, जिसमें काली चूड़ियां जो थी वो बहुतायत रूप में थी, इसलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ा। कालीबंगा के बाद आता है चांदुदड़ो। चांदुदड़ो यहाँ से पूरी की पूरी सौंदर्य प्रसाधन की चीजें मिल गई थी। सौंदर्य प्रसाधन मतलब प्रत्येक सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग होने वाली चीजें यहाँ से प्राप्त होती हैं। चांदुदड़ो। फिर है धौलावीरा। तो धौलावीरा का अर्थ होता है, यहाँ धौलावीरा का अर्थ होता है मोटी दीवारें। तो इसका तात्पर्य हुआ कि यहाँ की जो दीवारें बनाई जाती थी वो काफी मोटी होती थी, मजबूत रहती थी, इसलिए इसका नाम धौलावीरा पड़ा। इसके बाद है धौलावीरा के बाद कोट दीजी। कोट दीजी। कोट दीजी का जो अर्थ होता है विशेष किला। यानी एक ऐसा सैन्य स्थल जहां से विशेष किले के साथ पाए जाते हैं। यहाँ विशेष किले से तात्पर्य यह है कि जो यह सैन्य स्थल था, इसके चारों ओर जो किले बने हुए थे उनके चारों तरफ खाई खाई मिलती है। सुरक्षा की दृष्टि से वो नहर यह बनाई जाती थी, जो 63 फीट गहरी और 126 फीट चौड़ी मिलती हैं। 126 फीट चौड़ी होती थी, तो 63 फीट गहरी और 126 फीट चौड़ी होती। ये चीजें आप नोट कर सकते हैं। तो कोट दीजी अर्थात विशेष किला। इसके बाद है जो हमारा अगला सैन्य स्थल रंगपुर। पुर मतलब होता है दीवार, रंग मतलब होता है रंग। यानी यहाँ की जो ईंटें थे वह रंगे हुए प्राप्त होते हैं, जो दीवारों में प्रयोग होते थे, और एक विशेष कलर से रंगों से रंग दिए जाते थे, जिससे इसलिए इसका नाम रंगपुर पड़ा है। पुर अर्थात दीवार, रंग मतलब रंगा। लोथल। लोथल का शाब्दिक अर्थ होता है बंदरगाह। सिंधु सभ्यता में एक प्रमुख बंदरगाह भी था लोथल। लोथल की अन्य और भी अर्थ है, मतलब बंदरगाह के जो अन्य और भी अर्थ हैं, जिसका नाम है गोदीबाड़ा। आपको ये शब्द भी सुनने को मिलेंगे, गोदीबाड़ा, डार्क यार्ड, और भी कुछ नाम आएंगे। लोथल, सॉरी लोथल। तो इतने स्थल हो गए जिनमें मैंने आपको उच्चवक, तेरा मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चांदुदड़ो, धौलावीरा, कोट दीजी, रंगपुर और लोथल के बारे में बता दिया। अब इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो इससे पूछे जाते हैं। अभी सिंधु सभ्यता में एक दो क्लासेस और जाएंगी, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है जो इनसे संबंधित है पूछे जाते हैं, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। जो हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो,
जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो सैंधव स्थल हैं, इन्हें सिंधु सभ्यता की युगल राजधानी के रूप में जाना जाता है था युगल राजधानी। ये अपने आप में परिपूर्ण थी एक तरीके से, मतलब बहुत ही उन्नत सभ्यता थी, जिनमें ये जो दोनों नगर थे ये बहुत ही उन्नत तरीके से बसाए गए थे। हड़प्पा से आपको 350 घरों के अवशेष मिलते हैं, तो सोच सकते हैं कि कितने बड़े जगह में यह फैला हुआ था। ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो थे, ये सिंधु स्थल, ये सिंधु सभ्यता की राजधानी के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद एक प्रमुख सवाल जो पूछा जाता है कि जो सैंधववासी थे, यानी सिंधु सभ्यता जो थी, उसमें सबसे प्रमुख पक्षी या फिर सबसे पवित्र पक्षी कौन था सैंधव निवासियों के लिए? क्वेश्चन जो है वह सैंधव निवासियों के लिए सबसे पवित्र पक्षी यह कौन था? तो कबूतर। कबूतर इनका सबसे पवित्र पक्षी था, सैंधव निवासियों का कबूतर। इसके बाद एक प्रमुख सवाल आता है कि सैंधव निवासी अपना मनोरंजन किस प्रकार से करते थे? तो यह पशु पक्षियों का युद्ध कराते थे। मनोरंजन पशु पक्षियों का युद्ध, नृत्य आदि, ये नाच कूद शिकार, ये इनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। शिकार, नाच कूद, ये इनके मनोरंजन के कुछ प्रमुख साधन थे। इसके बाद एक प्रश्न आता है कि सैंधव निवासी किन फलों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? फलों, तो ये है केला, अनार, अनानास। फलों के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ से जो मोहनजोदड़ो जो सैंधव स्थल है, यहाँ से एक पशुपति शिव की मूर्ति मिलती है, जिनके आसपास कुछ जानवरों को दर्शाया गया है। तो उन जानवरों का जो सही, वो जानवर कौन थे और उनका सही क्रम क्या है, इसके बारे में अनेक बार मुख्य परीक्षाओं में पूछ देता है। तो ये जो जानवर थे, पशुपति जो शिव की मूर्ति है, इसके आसपास जो जानवर मिलते हैं, हाथी, भैंसा, गैंडा और चीता। ये जो पशुपति शिव हैं, इनको बैठे हुए रूप में दिखाया गया है, और इनके सामने या फिर यूं कहे तो नीचे दो हिरण भी प्रदर्शित किए गए हैं। तो इसे याद करने का भी एक तरीका है दोस्तों। इसे आप याद कैसे करेंगे? तो इसका भी एक बहुत ही आसान तरीका है। आप इसे याद कर सकते हैं। इसके पहले शब्द अक्षरों को ले लीजिए। इससे क्या होता है? हाँ, भागे, चीता, दो हिरण, तो नॉर्मल चीजें। हा से हो जाता है आपका हाथी, भा से भैंसा, गे से गेंडा, और एक चीता तो है। तो हा भागी चीता, ये एक ऐसा शॉर्ट फॉर्म है जिससे आप याद कर सकते हैं इस
जो जानवरों का क्रम है उसके बारे में। इसके बाद एक और सवाल आता है कि वे कौन से अन्न थे, वे कौन से अन्न थे जो सिंधु सभ्यता के लगभग प्रत्येक स्थलों से मिल जाते हैं अन्न। इसे मैं कवर कर दे रहा हूं ताकि आप चाहें तो इसे नोट कर लें। जो अन्न है वो है जौ और गेहूं। इसका भी आप शॉर्ट फॉर्म इसके पहले अक्षरों को ले सकते हैं, अन्न जोगे। जो से जौ और गे से गेहूं। इसके बाद एक बहुत ही मतलब ये सवाल तो अक्सर ही पूछ देता है, या तो मिलान करने में पूछ देगा, मिलान में, या फिर ऐसे ही विकल्प में दे देता है कि जो सिंधु सभ्यता के चारों दिशाओं में जो सबसे लास्ट के स्थल मिलते हैं उनके बारे में यह पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता के चौहद्दी नगर कौन से हैं। सिंधु सभ्यता के चौहद्दी नगर जो चारों दिशाओं में ऐसे मिलते हैं वो कौन से हैं। तो जो हमें उत्तर में मिलता है वो मांडा। पूर्व में मिलता है आलमगीरपुर। जो पश्चिम में जो मिलता है वह है सुतका गेंडोर, पूर्व पश्चिमा दो। और जो दक्षिण में जो पूरा स्थल मिलता है वह है दैमाबाद। तो जो उत्तर में मिलता है वो मांडा, पूर्व में आलमगीरपुर, दक्षिण में दैमाबाद और पश्चिम में जो सिंधु स्थल प्राप्त होता है वह है सुतका गेंडोर। इसका भी एक बहुत ही आसान सा शॉर्ट ट्रिक है जिसके जरिए आप इसे बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मा आ सुदा, मा आ सुदा। इसे आप अगर लिखना चाहे तो मांडा, आलमगीरपुर, गेंडोर और दैमाबाद। मा आ सु। एक बहुत ही आसान तरीका है जिसके जरिए आप जो सिंधु सभ्यता के चौहद्दी नगर थे उनके बारे में आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं न्यूज मा आ सुबह के माध्यम से। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ते हैं, मा आ सुबह। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ेंगे जो आने वाले मतलब कुछ प्रमुख शॉर्ट ट्रिक्स, जहाँ हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। इसके बाद उसी वीडियो में मैं हो सके तो कवर कर दूं जो प्रमुख सिंधु स्थल से जो प्रमुख सामग्रियां मिलती हैं उनके बारे में एक डिटेल वीडियो रहेगा नेक्स्ट वाला।
उसमें मैं हो सकता है पूरा कवर कर दूंगा, और हो सकता है वो लास्ट वीडियो भी हो, या फिर एक वीडियो, 2 वीडियो, और मेरे ख्याल से इस सैंडो सभ्यता पे जा सकता है, और इस तरह से पूरे डिटेल में आपको सैंडो सभ्यता के बारे में पढ़ा दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं, एक बार फिर से मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बटन घंटों को बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियोस पसंद आ रही हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें बहुत सांत्वना मिलता है, और एक तरीके से एक विल पावर मिलती है कि हाँ हम वीडियो आगे बनाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, लाइक अपने कमेंट दीजिए कमेंट सेक्शन में। इससे पहले भी हमारी 4 वीडियोस आ चुकी हैं, उन्हें भी आप जरूर देखें, जिसमें मैंने प्रागैतिहास से लेके आते हुए पाषाण काल आदि के बारे में बता दिया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो नए वीडियोस, आगामी वीडियोस जो आने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो नए वीडियो आएंगे वो आपके नोटिफिकेशन में बेल आइकन के माध्यम से ही आपको जल्दी से वो नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और वीडियोस को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, अपने कमेंट जरूर दें, ताकि यदि कोई गलती हो तो हम उसमें सुधार ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।